हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। रिसेंटली हमने मशीन डिज़ाइन के टॉपिक्स को फिनिश किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं, वो सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूडेड थे, तो आप उनको देख लीजिए या फिर आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आप खुद से भी करते जाना और मैं बताता भी चलूँगा। और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स के होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल, ठीक है, इज शोन द मटेरियल इज सेड टू बी। इस तरीके का जो कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, किस टाइप्स के मटेरियल में बनता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर जिन्हें नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि इस टाइप से ना कई डायग्राम भी होते हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा आपसे। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन बना देते हैं, इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होता है, ठीक है। देखो अगर ग्राफ इस तरीके का है, और ये जो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो लीनियर इलास्टिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक, ठीक है। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है, और अगर ग्राफ इस तरीके से आपको दे देता है एग्जाम में इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको सीधा एक एक्स एक्सिस के ही पैरेलल देता है, थोड़ा सा मैं इसको चलो यहाँ पे बताता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, और अगर इस तरीके का दे देता है, इस तरीके का, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। ये हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेन हार्डेंड मटेरियल है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा राइट आंसर होगा, और आप इसको कर लेना। और ये 4 टाइप्स के हो गए, पहला तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसको अलग नाम से भी जैसे दे सकता है, इसको और भी बोलते हैं, जैसे इसको मैं बताता हूँ आपको, ये होता है इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डेनिंग, ठीक है, स्ट्रेन हार्डेनिंग। तो इस तरीके से भी इस नाम से भी इसको इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग के नाम से भी अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो डोंट बी कंफ्यूज। और ये सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि फटीग फेल्योर ऑकर व्हेन पार्ट इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है। जो फटीग फेल्योर होता है किस टाइप्स के किस टाइप्स के पार्ट्स में होता है और किस तरीके के स्ट्रेस में होता है, ठीक, किस टाइप के पार्ट्स में नहीं, किस तरीके का जब स्ट्रेस होता है तो फटीग फेल्योर ऑकर होता है, ये आपको बताना है। और मशीन डिजाइन में मैंने आपको इस चीज़ को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता भी रखा है। अगर आपने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देख लेना चाहिए वो वीडियोस, जो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। देखो फटीग फेल्योर आपका आता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में आता है, ठीक है। जो फ्लक्चुएटिंग टाइप के स्ट्रेस होते हैं उसमें फटीग फेल्योर आता है, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद से आप उसे भी देख लेना, और प्लेलिस्ट में देख लेना, उसे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिप विच कॉजेज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज, ठीक है। क्या कह रहा है, द डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिप विच कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है। अगर एक ऐसा डिफेक्ट जो स्लिप होता है, ठीक है, स्लिप होने से और प्लास्टिक स्लिप होने की वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो किस टाइप का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, ये तो आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका सही होगा, डिसलोकेशन। और देखो डिसलोकेशन कहते किसे हैं, द डिसलोकेशन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट हैज़ द अफेक्ट ऑफ अलोइंग मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, ठीक है, इज दैट इल, मतलब ये मतलब होता है इसका कि जो डिसलोकेशन की वजह से अगर मटेरियल में ये इस तरह के डिफेक्ट आते हैं तो उस मटेरियल में क्या होगा, वो मटेरियल जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, प्लास्टिकली होगा, ठीक है ना। तो वो इस तरीके होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील इज वीकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि स्टील में कई तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स करते हैं, फिर अलॉय बनाते हैं और उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जहाँ हमें वीक चाहिए होता है हमें वीक बनाते हैं। तो इस तरीके के हम कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इसमें ये इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो स्टील को वीकेस्ट और सॉफ्टेस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो इसका राइट आंसर ए होगा, फेराइट को हम मिलाते हैं। और देखो इस ऑप्शन में सीमेंटाइट है तो आपको मैं ये बता देता हूँ, अगले इसके बाद या फिर इसी सेशन में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सीमेंटाइट होता है वो सबसे मतलब हार्ड बनाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है वो हम आपको वहाँ पे क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइल्ड स्टील हैज़ मेटालिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मेटालिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा FCC BCC या फिर ठीक है फेस सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब, यहाँ पे इतने तरीके के जो दे रखा है फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके का आपको बताना है कि जो ये जो मेटालिक स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील के लिए होता है कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्टील के बारे में तो बॉडी सेंटर क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूब होता है। ये हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। और बॉडी सेंटर का आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख लेना इस तरीके से। और अगर हम बात करें इसके थोड़े से फॉर्मूले के बारे में तो यूनिट सेल लेंथ अगर ए है, ठीक है, ए क्या है यूनिट सेल लेंथ है, और एटॉमिक रेडियस अगर आ रहा है तो जो यूनिट सेल लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका A = 4R डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, आप इसको याद रखना। ये भी क्वेश्चन से में पूछ सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन से ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रेंज इज नोन एज। सिंपल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेफिनेशन के बेसिस पे जो भी होंगे क्वेश्चंस हम इस वाले सेशन में करेंगे, और इसके बाद वाला जो सेशन होगा हम उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को अप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हम हाई करेंगे। तो आज हम बेसिक सा करेंगे। तो आपको बताना है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रेंज इज नोन एज। तो अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा कि ये सारे डेफिनेशन हार्डनेस, क्रीप, फटीग, स्ट्रेंथ और टफनेस का पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसका जो सिंपल सा आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, टफनेस हो जाता है। तो अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि टफनेस क्या होता है। देखो टफनेस क्या होता है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर। तो ये आपका टफनेस की जो होती है, टफनेस की ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका जो ये वाला जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टफनेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्डनेस मे बी डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्डनेस मे बी डिफाइंड एज रेसिस्टेंस टू। ये आपको बताना है किस तरीके से हार्डनेस को आप डिफाइन करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखो इसमें जो दे रखा है कि पेनिट्रेशन, मशीनिंग, वियर। ठीक है, तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, ये तीनों को तीनों आपको ये क्या हार्डनेस को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं या फिर आपको डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या कर रहा है, इसमें सही हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, एमॉर्फस मटेरियल के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कर रखा है। अभी हम ये जो सेशन खत्म होगा तो फिर हम उसके बारे में भी जो भी छोटे छोटे डेफिनेशन है एक अलग से हम क्लास बनाकर कर सकते हैं, अगर आप कमेंट वगैरह आते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, तो अदरवाइज हम इस सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, ये जो चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक है तो ये नहीं होता है, और लेड ये भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन राइट है, ये जो ग्लास होता है इसको ये एमॉर्फस मटेरियल में आता है, और ब्रास तो नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरीके से
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही है, राइट आंसर होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई एलॉइंग क्रोमियम इन स्टील। अगर आपने मेटेरियल साइंस पहले से भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिफरेंट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट मटेरियल को स्टील में मिलाते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी हमें क्या होती है, मिलती है या फिर गेन होती है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम स्टील में क्रोमियम को मिक्स करते हैं तो किस तरीके का प्रॉपर्टी हमें मिलता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है किस तरीके का प्रॉपर्टी हमें मिलता है। देखो, अगर हम क्रोमियम को मिक्स करते हैं तो जो कोरोशन रेसिस्टेंस होता है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। और अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अगर आपके घरों में या फिर कहीं भी रिंच होगा, ठीक है, स्पैनर वगैरह होगा, तो आप उस पर देखना कि स्पैनर जब बनाते हैं या फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें हम क्रोमियम डालते हैं और निकल डालते हैं। ठीक है, तो निकल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हमारा जो फोकस है किस पे है कि एलॉइंग क्रोमियम इन स्टील। ठीक है, तो ये कोरोजन रेसिस्टेंस है। और निकल की बात करें तो आपका रेसिस्टेंस थोड़ा हार्डनेस टफनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस तरीके का होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट एलॉय इज शॉक रेसिस्टिंग टूल स्टील इज। ये आपको बताना है डोमिनेंट एलॉय इन शॉक रेसिस्टिंग टूल स्टील इज, आपको ये बताना है। इसका आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, क्रोमियम एंड टंगस्टन। ठीक है, क्रोमियम के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्या था, क्रोमियम के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको ये याद रखना है। जब हम क्रोमियम की बात करें तो इसका मतलब ये कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, टंगस्टन क्या होता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ये आपको पता होगा टंगस्टन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इस तरीके प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, बट ये हम यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड इन। जो सिलिकॉन स्टील होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, सिलिकॉन स्टील कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो सिलिकॉन स्टील का देखो सबसे ज़्यादा यूज होता है जो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाता है, जिससे यहाँ पे देखो जो सी ऑप्शन नट बोल्ट है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नट और बोल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेट राइडिंग इज ए प्रोसेस फॉर। जो नेट राइडिंग जो प्रोसेस होता है किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। जो नेट राइडिंग प्रोसेस होता है किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये केस हार्डनिंग के लिए ये प्रोसेस होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, केस हार्डनिंग के लिए ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीजेज इफ़ इट कंटेन। देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी एक और फेराइट के बारे में बताया, तो इसमें देखो जो इसका राइट आंसर होगा इसका मार्टेनसाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, मार्टेनसाइट होगा। कि हार्डनेस अगर आपको स्टील की इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि मार्टेनसाइट अगर आप मिक्स कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमें गेन हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, स्टिल आप इसे वॉच कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, अगर आपको तो अच्छे तरीके से जानना है, तो पहले से आप रीड कर लो और उसके बाद से आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप रिवीजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप काफ़ी अच्छा महसूस भी करेंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इफ इट कंटेन मार्टेनसाइट। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दो क्वेश्चन तो जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इयोटेक्टोइड रिएक्शन, ठीक है, इयोटेक्टोइड रिएक्शन इन स्टील कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, देखो अगर हम जो मेटेरियल साइंस है, मेटेरियल साइंस को अगर हम पढ़ें तो हमें जो कॉमन दो टाइप के जो मटेरियल मिलते हैं, एक तो हमें स्टील मिलता है। ठीक है, एक क्या होता है, हमें स्टील मिलता है, और एक और मटेरियल होता है मैं भी सी मुझे याद आ नहीं रहा है, मैं आपको बताऊंगा। स्टील होता है और एक और कोई मटेरियल होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। दो टाइप के मटेरियल हैं जिनके बारे में बार बार पूछता है, मतलब हर बार दो टाइप्स के हैं जो मटेरियल हैं, बार बार इनकी चर्चा। अभी आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से लेकर जो भी अभी तक हमने कैसे लगभग 15 क्वेश्चन या फिर 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। हर जो क्वेश्चन में जितने में अगर मेटल के बारे में पूछा तो वहाँ पे स्टील का जरूर बात आई है। ठीक है, स्टील का हमेशा डिस्कशन हुआ। तो स्टील तो है, और एक और मटेरियल है वो मैं आपको बताऊँगा, अगर अभी नहीं बता पाया तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा, बट आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, दो टाइप के मटेरियल होते हैं जिनका मतलब क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा
ठीक है। ऑस्टेनाइट इक्वल टू फेराइट प्लस सेमेंटाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका जो एओटेटेड रिएक्शन होता है स्टील में, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये चीज़ रिमेंबर करना है, ठीक है, याद करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर बियरिंग विच मेटल इज यूज्ड विच इन एन एलॉय, ठीक है। वाइट मेटल, विच नहीं, ये वाइट मेटल है, ठीक है। वाइट मेटल इज यूज्ड विच इज एन एलॉय ऑफ। तो ये मैंने आपको बता चुका है अभी मशीन डिजाइन के जब हम बियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो मटेरियल के बारे में भी हमने उस पर डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमने अब तभी मैंने डिस्कस किया था, और मैंने ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखो, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन में ही मैंने आपको अच्छा खासा मैंने उसमें थ्योरी भी बताया था, तो आप उसको देखें। तो बियरिंग में कितनी टाइप से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये सारा हमने वहाँ पर पहले डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं और भी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, वो आप थोड़ा इसे मशीन डिजाइन वाली अगर आप वीडियो को देखें, वहाँ पे बियरिंग के बारे में मैंने जो बता रखा है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से मिल सकती हैं। अब मूव करते हैं, इसका बी ऑप्शन देखो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बेसिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल FCC, HCP एंड BCC, ठीक है। ये आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इस चीज़ को अरेंज करना है, उसके बाद से आपको बताना है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो ए ऑप्शन सही नहीं होगा, और यहाँ पे बी ऑप्शन भी नहीं सही लग रहा है। सी ऑप्शन देखो हो सकता है सही, FCC है, फिर SCP, फिर BCC, ठीक है, सही है। और उसके बाद से ये HC, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, गामा आयरन, ठीक है, डेल्टा आयरन, गामा आयरन, अल्फा आयरन, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा, गामा, अल्फा आयरन हैव द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब पहले आपको बताना है कि डेल्टा आयरन का, फिर बताना है आपको गामा आयरन का, फिर बताना है आपको अल्फा आयरन का। तो इस स्पेसिफिक वे में आपको बताना है, पहले डेल्टा बताना है, फिर गामा बताना है, फिर अल्फा बताना है, ठीक है। ऐसे आपको अरेंज करके बताना है। अब तक आपने मैं भी कर लिया होगा, ठीक है, अब तक आपने इसको कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ नेकिंग, ठीक है, या काफ़ी आप फैमिलियर हो गए इससे। इन इंजीनियरिंग मटेरियल अंडर गोइंग टेंसाइल स्टेट स्टार्ट्स एट द। आपको ये अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा यील्ड स्ट्रेस के बारे में, या फिर कहाँ पे होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे होता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है, नेकिंग फॉर्म होता है, मतलब जैसे कि हम जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो अपने कुछ इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से हम एक फिगर बनाते हैं। और अगर आपने कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल देखा होगा या फिर किया होगा, तो आपने ये देखा होगा किस तरीके से नेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो क्रैकिंग हो जाता है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये नेकिंग का जो फॉर्म होता है, तो अंडर गो द टेंसाइल स्टार्टेड एट द। तो ये स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो आपने देखा होगा कि ये स्टार्ट कहाँ होता है, अल्टीमेट टेंसाइल, जहाँ सबसे ऊपर आप ग्राफ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो क्या होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, उसके जस्ट बाद से क्या हो जाता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बात करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग इन पॉलीक्रिस्टलाइन इंजीनियरिंग मटेरियल इज टू, ठीक है। आपको बताना है, एक बार मैं ये क्लीन कर देता हूँ ताकि आप इससे अच्छे से रीड कर सकें। द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग इन पॉलीक्रिस्टलाइन इंजीनियरिंग मटेरियल इज टू, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका देखो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंक्रीज स्ट्रेंथ होता है, इसको क्या करता है, इंक्रीज। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या करता है, ये देखो पॉलीक्रिस्टलाइन में, तो ये क्या करता है कि इसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखना है। बेसिक सा चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीज, ठीक है, एक मिनट कट गया, हाँ, मैग्नीज इज समटाइम्स एडेड टू स्टील टू प्राइमरली, ठीक है।
किस चीज़ के लिए, जब हम मैग्नीज को ऐड करते हैं स्टील में तो किस टाइप के प्रॉपर्टी को, स्टील के किस टाइप की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है या रिड्यूस करता है, या फिर क्या हमें रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है कि इसकी डक्टिलिटी होती है और वेल्डेबिलिटी होती है, दो चीज़ों को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में अब देखो डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस बोथ वेल्डेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो अगर हम स्टील में मैग्नीज को ऐड करते हैं, ठीक है, मैग्नीज को हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि वेल्डेबिलिटी और डक्टिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को रिवर्स भी कर सकता है। कैसे कि अगर ये क्वेश्चन में ये पूछ जाए कि विच मटेरियल इज रिड्यूस, ठीक है, वेल्डेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इफ़ एडेड इन स्टील, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना कि मैग्नीज को ऐड करते हैं तो वेल्डेबिलिटी और डक्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द सैनेडिंग प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग इज नॉर्मली नॉट कैरिड आउट ऑन। ठीक है, जो केस हार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है नॉर्मली किस में नहीं करते हैं, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका देखो जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लो कार्बन स्टील में। अगर आप पढ़ोगे कि जो कार्बन स्टील होते हैं या फिर स्टील होते हैं, जो कार्बन स्टील होते हैं वो 3 या 4 टाइप्स के, बेसिकली 3 या 4 टाइप्स के होते हैं। मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें जो लो कार्बन स्टील होगा ये क्या होता है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ एंड द डक्टिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल आर रिफ्लेक्टेड बाय देयर। ठीक है, अब सिंपल सा है ये क्वेश्चन, अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ एंड द डक्टिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल आर रिफ्लेक्टेड बाय देयर परसेंटेज एलोंगेशन। ठीक है, ये परसेंटेज एलोंगेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन का आप रीड करें। ठीक है, अब शायद ये क्वेश्चन कट गया कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कट अनदर मेटल। ठीक है, क्वेश्चन पूरा है, आप इसे मत सोचना कि कटा हुआ है, क्वेश्चन पूरा है, क्योंकि ठीक है वो कैपिटल लेटर में, इसका मतलब कटा हुआ नहीं है। सिंपल सा है कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल। ठीक है, ऐसे कौन सा आपको बताना कि ये नीचे जो प्रॉपर्टी दे रखा है, इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टी दे रखा है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी भी मटेरियल को कटने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है ऐसी कौन सी, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, स्टिफनेस है, टफनेस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी। तो इसमें देखो हार्डनेस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, आप मेरे साथ भी क्वेश्चन को करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड इन पार्टिसिपेटिंग हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, एज हार्डनिंग। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी का इंडक्शन हार्डनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हम इंडक्शन हार्डनिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोलेबिलिटी ऑफ कार्बन इन फेराइट, ठीक है, अल्फा आयरन परसेंटेज वाइज एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ईओटेक्टोइड स्टील्स रिस्पेक्टिवली आर, ये आपको बताना है। तो इसका देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप के क्वेश्चन है। तो सिंपल से न्यूमेरिकल डेटा मतलब कि इसमें क्या, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर कैसे भी, या फिर रट लो या फिर आप याद कर लो, जैसे भी हो प्रैक्टिस कर लो। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ये आप इसको थोड़ा मेमोराइज कर लेना, इस तरीके के डेटा के भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम साइज ऑफ पाउडर यूज्ड इन पाउडर मेटलर्जी। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी में, आपने पाउडर मेटलर्जी के बारे में आपको पता होगा, जो हम पाउडर का जो साइज होता है, मैक्सिमम साइज होता है पाउडर का, वो कितना होता है। तो वो कितना होता है कि 200 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो मैक्सिमम साइज होता है। तो ऑप्शन आप देखो बी राइट आंसर है, 200 माइक्रोन से यहाँ पे है, बाकी 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन ये सारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम साइज होता है पाउडर मेटलर्जी के लिए, पाउडर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल। अगर केबल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर आपने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, या फिर आपके घरों में केबल होगा, तो अगर आप देखो कैसा वो होता है कि आप जिधर भी चाहो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। कैसे होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता है कि मोड़ते और टूट जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। तो उसमें क्या होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब जो उसकी डक्टिलिटी होती है, उसमें डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल होता है,
ताकि वो ब्रेक ना हो बेंडिंग पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी, वो जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, डक्टिलिटी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पाउडर ऑफ टंगस्टन आर ऑब्टेन थ्रू, ठीक है, किसके द्वारा, कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें टंगस्टन के पाउडर मिलते हैं। देखो टंगस्टन बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, तो इसमें हम सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल रिडक्शन कराना पड़ता है, तब जा कर के हमें आपको टंगस्टन का पाउडर मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको शायद मे बी सी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही नहीं होगा, केमिकल नहीं, मैकेनिकल पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर मुझे लगा, इस वजह से मैंने केमिकल रिडक्शन कर दिया। ये बी ऑप्शन देखो सही हो जाएगा, ठीक है, ये होगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाउडर मेटलर्जी। देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, रिलेशन के बारे में यहाँ बात कर रहा है। कई एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, या फिर अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन इसमें पूछ देते हैं, उसमें कुछ डेटा दे देगा, फिर आपसे पूछेगा पैकिंग फैक्टर कितना होता है या फिर पोरोसिटी कितना होता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये थोड़ा फार्मूला आपको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन देखो सही होगा, ये रिलेशन होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है, और इसमें न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पोरोसिटी प्लस पैकिंग फैक्टर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है द समेशन ऑफ पोरोसिटी एंड पैकिंग फैक्टर इज यूनिटी, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रीन स्ट्रेंथ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और मे बी कि शायद मे बी आज ये क्वेश्चन अगर हम कंटेंट इसको इंक्लूड करते हैं तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब आज हम आपके 30 क्वेश्चन हमने एक ही बार में ये करा दिया। द ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पाउडर मेटलर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, ये बताना है आपको। द ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पाउडर मेटलर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये आपको बताना है। देखो इसका राइट आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये होगा अनसेंटर्ड कंपोनेंट, ठीक है, अनसेंटर्ड कंपोनेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर लेना और शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, जहाँ भी हो, ग्रुप में हो या फिर जो भी है, अब इसको शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। ऐसे ही अब ये जो हम इंजीनियरिंग मटेरियल कर रहे हैं, इसके बाद से अगर आपको कोई सजेशन देना है तो उसके बाद से हम वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, सबका होगा, ठीक है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।